हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज है 12 अक्टूबर। ठीक है, जो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे वो यहाँ पे पर्शियन गल्फ कंट्रीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट और सीटीपीज़ ये है क्या, इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और गाइसा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्शियन गल्फ कंट्रीज़, ये कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि पर्शियन गल्फ जो सी है, ये है यहाँ पे जो येलो पार्ट है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ओके, ये सी का पार्ट है या फिर सी ही कह लो इनका, जो ये गल्फ कंट्रीज है इनका। और इसको कनेक्ट करता है ये स्टेट, और ये स्टेट का क्या नाम है, गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान से। और यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। तो यहाँ पे है इराक, और ये है ईरान, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, और ये जो छोटी कंट्री है कुवैत होगी, इससे भी छोटी बहरीन, फिर कतर आ गई यहाँ पे। तो ये एक बार मैप आप अपना ध्यान में रख लेना। और जो यहाँ का एरिया है, और जो ये स्ट्रेट है, और जो ये वाला एरिया है, आप मेरे को इसका नाम कहाँ पे बताओगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ठीक है, चलो इसका तो मैं नाम बता देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, और ये वाला कौन सा सी है, बहुत फेमस है। और जो ये स्टेट है, इसका मेरे को आप नाम बताओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एन आर्म ऑफ द अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ है क्या, आर्म ऑफ द अरेबियन सी बिटवीन द साउथ वेस्टर्न ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला। इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ मैंने अभी आपको दिखाई, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और ईरान। और कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ ओमान, ओमान से किससे कनेक्ट है, ये स्टेट से कनेक्ट है। और उस स्टेट का क्या नाम है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज। स्टेट ऑफ हॉर्मोज किस किस के बीच में सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है कासिम आइलैंड एंड द इरानियन कोस्ट इन द नॉर्थ एंड मुसंदाम पेनिनसुला ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही, इन्हीं के भरोसे तो वर्ल्ड चल रहा है। क्योंकि जो पर्शियन गल्फ कंट्री है, यही है मेजर प्रोड्यूसर किसकी, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की, और नेचुरल गैस की भी। और नेचुरल गैस और कहाँ से जाती है, वो जाती है कहाँ से, रसिया से, जिधर पहले ही नॉर्थ स्ट्रीम का सीन चला हुआ है। तो उसके लिए भी नेक्स्ट चैप्टर हम बनाने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अभी फिर से क्या है, उसके अंदर लीकेज स्टार्ट हो गई है। तो वो भी करंट का काफ़ी टॉपिक दोबारा फिर से बना हुआ है। वैसे मेरे को लगता नहीं उससे कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतनी बार उठ चुका है वो। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ये सब किसके मेंबर हैं, ओपीईसी। और ओपीईसी क्या है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, वो मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। ठीक है, और उसके ये मेंबर्स हैं। फिर बात करते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की, उसके मेंबर कौन कौन से हैं, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये सब किसके, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टिपिंग पॉइंट्स की, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। अभी है क्या, देखो ये जो रेड दिख रहे हैं ना आपको, ये है टिपिंग पॉइंट्स। एक तरह की ये सीमा है, अगर इस सीमा को पार कर दिया तो फिर जो चीज़ जिसकी ये सीमा है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, थ्रेशोल्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, ग्रीन आइसलैंड सी, ठीक है, ये कोलैप्स हो जाएंगी अगर टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा हो गया तो। और वैसे भी सी का टेम्परेचर 2 डिग्री, क्लाइमेट का जो टेम्परेचर 2 डिग्री राइज हो चुका है। और उसकी वजह से इसकी जो सीमा थी ना ये सहन करने की, वो गई बढ़, और ये अब क्या है, कोलैप्स हो गई। ठीक है, ऐसे एंटार्क्टिका की जो आइस शीट थी, उसकी भी सीमा को हम तोड़ चुके हैं, उसकी भी थ्रेशोल्ड हम कवर कर चुके हैं, तो वो भी कोलैप्स हो गई। कोरल रीफ भी मरना स्टार्ट हो गए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, इतना टेम्परेचर वो झेल ही नहीं सकती, तो उनकी लिमिट से भी पार हो गया टेम्परेचर, वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे नॉर्दर्न परमाफ्रॉस्ट है, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, बेरेंट सी की जितनी भी आइस थी वो भी लॉस होनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। और जो लेब्राडोर सी है, और जो उसकी करंट्स थी वो भी कोलैप्स होनी स्टार्ट हो गई। और जो अब माउंटेन ग्लेशियर हैं, अब वो भी धीरे धीरे, आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ पे भी कितनी बाढ़ आती है, क्योंकि ऊपर से पानी बहता आ रहा है। ठीक है, वो बहुत जल्दी क्या है, पिघल रहे हैं, जिससे वाटर जो लेवल है इनके अंदर, नदियों के अंदर, वो बढ़ जा रहा है, और उससे फिर बाढ़ आ जा रही है। तो वहाँ पे भी हम कगार पे हैं। तो एक तरह की ये क्या है, क्लाइमेट टिपिंग
ये एक तरह की थ्रेशोल्ड है, एक तरह की सीमा है किसी भी चीज़ को सहन करने की। और जो ये जिनके सामने ये रेड डॉट लगाया हुआ है ना, ये इनकी सीमा है, ठीक है। मानसून शिफ्ट जो वेस्ट अफ्रीकन मानसून शिफ्ट है ना, इसकी सीमा यहाँ पे है। और अभी हम जो ये ब्लू लाइन है ना, यहाँ पे है प्रेजेंट में। तो धीरे धीरे हम इसकी तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया ना, हम सबको कवर कर देंगे। और फिर जो पूरी धरती है ना, इन्हीं के भरोसे तो पूरी जो धरती है वो चल रही है। यहीं से हमको फॉरेस्ट मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और जितने भी जो भी हमको जितना भी फूड वगैरह चाहिए, फूड शेल्टर, सब कुछ हमको इन्हीं के भरोसे मिलता है। अगर यही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। और जो करंट लेवल है वार्मिंग का, वो है 1.1 डिग्री। और जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके अंदर क्या कहा गया था, 1.5 से 2 डिग्री के अंदर अंदर हम उसको ख़त्म करेंगे, उसको डाउन लेके आएंगे। लेकिन वो कहीं से भी कंप्लीट होता दिख नहीं रहा है। तो ये मैंने आपको सीधा उसी के अंदर बता दिया। यहाँ पे बताया गया है कि 1.1 डिग्री टेम्परेचर होते ही तो हम 5 जो टिपिंग पॉइंट्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो 3, और यहाँ पे 2, 5, और ये भी एक तरह से कवर हो ही गया है। तो इस पूरे के अंदर, पूरे के अंदर यही बताया गया है, ठीक है। इसको मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर वहाँ पे समझा दिया। अब बात करते हैं टेस्ला नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया के अंदर देखो अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जांचने के लिए कोई एजेंसी है नहीं। जैसे हम जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं ना, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनको ठोक ठोक के देखते हैं ना कि भाई एक्सीडेंट करवा के देखते हैं कि भाई इनके अंदर सेफ्टी कितनी है, उनको रेटिंग देते हैं। कोई 2 स्टार है तो कोई 5 स्टार रेटिंग देते हैं। तो इस तरह से इनके लिए भी ऐसा एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हम क्या है 1 अप्रैल 2023 से लागू करने जा रहे हैं। दिस केम्स एमिड कंसर्न ओवर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स इन रिसेंट मंथ। आपने पिछले कुछ महीने हफ्तों के अंदर देखा होगा, जितनी भी स्कूटीज़ है ना, ये बिजली से चलने वाली, इलेक्ट्रिक वाली, इनके अंदर आग लग जा रही। कई तो ओला भी जलती हुई देखी है हमने, ठीक है। तो उस तरह से भाई ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, इस वजह से कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, जिससे हम इनको चेक एंड बैलेंस, इनको अच्छे से चेक कर सके, इनको अच्छे से परख सकें वहाँ पे, ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसा किसी के साथ हो नहीं। करंट सिनारियो क्या है, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग फैसिलिटी है नहीं ईवीज़ के लिए, जैसे कि किसके लिए जितने भी डीजल व्हीकल्स हो गए या पेट्रोल व्हीकल्स हो गए उनके लिए होती है ना, वैसे इनके लिए कोई भी नहीं है। और जून 2022 के अंदर पहला ऐसा स्टेप लिया गया जिससे कि जो बैटरी टेक्नोलॉजी है उसको हम चेक किसके थ्रू करते हैं, BIS के थ्रू। BIS स्टैंडर्ड्स जो हमारा, आपने देखा होगा हेलमेट्स के पीछे भी ऐसे साइन ISI का लगा हुआ मिलता है ना, वैसे ही BIS जितने भी बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गए, उनके अंदर कौन टेस्टिंग करता है, BIS करता है। वो कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स जारी करता है जिनके थ्रू ये चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। तो BIS के थ्रू, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो लिथियम आयंस बैटरी को जो बनाया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करी जाती है। लेटेस्ट अपडेट के अंदर देखा जाए तो जो ऑटोमेटेड रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ARAI, इसको गवर्नमेंट के द्वारा 44 करोड़ रुपए दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। और ये क्या काम करेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा जिसके अंदर इनकी टेस्टिंग भी होएगी ईवीज़ की, और इनको भी सर्टिफाई किया जाएगा। और जो फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स आने वाले हैं उनकी डेवलपमेंट भी करी जाएगी। तो पूरा का पूरा फोकस गवर्नमेंट का इसी चीज़ के ऊपर है कि भाई हम ईवीज़ का जो नंबर है वो डबल कर दें, जिससे है ना देश के अंदर तेल की खपत कम हो, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, और उसको हम कम से कम इम्पोर्ट करें, ताकि देश का जो इकोनॉमिक बैलेंस है ना वो अच्छे से बना रहे। चाहे वर्ल्ड के अंदर फिर तेल के दाम ऊपर नीचे कितने भी हो जाए, हमारे देश को उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो यूनियन मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की, उसका क्या मानना है कि 2030 तक आते आते जितनी भी नई गाड़ियों की सेल होगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, इलेक्ट्रिक होंगी। तो ये जितनी भी अभी डीजल पेट्रोल व्हीकल्स हैं ना, ये सब के सब बैन हो जाएंगे। एटलीस्ट जो नए आएंगे, नए तो नहीं आएंगे। तो इस वजह से अभी से हमको एक तरह की ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटी को ईजाद करना पड़ेगा जो इनकी रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आजकल आपने देखा होगा लोकल छोटी मोटी कंपनियां जो इनका नाम कहीं भी दिखता नहीं है, वो बाज़ार में आके बैठी है और उन्होंने अपना एक बैटरी डाल देते, एक उसमें मोटर डाल दी, लो भाई आपकी होगी स्कूटी तैयार। थोड़ी दूर जाने के बाद वो
क्या आग का गोला बनती हुई दिखती है पूरे रोड पे, ठीक है, सबको उसकी वहाँ पे फ़ोटोज़ उतार रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कंपनियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो देखो उनको पैसे बनाने से मतलब, उनको सेफ्टी से मतलब नहीं है। जो सेफ्टी दिखाएगी और जो इनके टेस्ट को पास करेगी, गवर्नमेंट के टेस्ट को पास करेगी, वही आगे जाके प्रोडक्शन में कामयाब रहेगी। और ग्लोबली देखा जाए तो ईवी के स्टैंडर्ड्स के लिए कोई भी ऐसी कोई कॉमन एनकैप टाइप की कोई रेटिंग नहीं मिलती। सब कंट्रीज़ के अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके द्वारा वो चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं कि उनकी सेफ्टी, चार्जिंग कनेक्टर्स कैसे हैं। तो हर तरह से उनकी जांच पड़ताल होती है और इंडिया भी इसी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हैं आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इंजन उसके अंदर होता नहीं है, मोटर के द्वारा ही चलाया जाता है। फ्यूल टैंक की जगह उसके अंदर बैटरी लगी होती है जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। और ईवी की जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कम आती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें हैं ही नहीं, बड़े बड़े इतना भारी भरकम इंजन ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी, वेट भी कम होगा। और जो ईवी को चलाने का खर्चा है, करीबन 80 पैसा पर किलोमीटर की वो बिजली की खपत करती है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जून 2022 तक करीबन 13 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जिसके अंदर 50% के अराउंड तो 3 व्हीलर्स हो गए, और जो बाकी के रह गए वो कितने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हो गए। इंडिया के कुछ इनिशिएटिव थे जैसे कि फेम टू के अंदर भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम्स लेके आए गए, जिसके अंदर जो बैटरी के जो सेल्स हैं उनको इंडिजीनियसली देश के अंदर ही उनको डेवलप किया जाए, है ना। तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लेके आए थे। अप्रैल 2022 के अंदर नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया था, जिसके अंदर बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी या पॉलिसी को ये लेके आ रहे थे कि भी देश के अंदर इस चीज़ को भी लागू करेंगे। मान लो आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरी बैटरी वहाँ के एक चार्जिंग स्टेशन के अंदर डाल दो, और जो चार्ज हो रखी है वो अपनी स्कूटी के अंदर डालो और चल दो। तो वो झंझट भी नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट है ना अपने आप को इस चीज़ के ऊपर कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ कन्वर्ट कर रही है। और इससे सबसे बड़ी बात जो पेरिस एग्रीमेंट है, जिसके अंदर 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर की कमी लेके आने की बात की गई थी, उनके जो गोल्स हैं उनको भी हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सब बातें करी गई है कि भाई रिलेटेड इश्यूज़ क्या है ईवी के साथ, कि भाई उनके अंदर डिफेक्ट्स आते हैं, आजकल कोई चेक ही नहीं करता, डैमेज भी मिल जाता है, कई जगह आग लग जाती है। तो यहाँ पे उन्हीं की बातें करी गई है। अब तीसरा बात करते हैं, लास्ट चैप्टर ही टॉपिक है गाइसा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जो रिसेंटली हुआ था। इसका अभी 3rd एडिशन हुआ था। किसके द्वारा एड्रेस किया गया इसने, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और इंडिया का क्या मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंडिया भी डेवलप नेशन के अंदर आ जाएगा 2047 में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो समिट है ये 3rd किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ये करवाया गया था AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। और इसका प्राइम फोकस किन एरियाज़ के ऊपर रहता है, डिफेंस के अंदर, ठीक है। डिफेंस के अंदर हम AI का यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे सिस्टम का, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करें जो खुद से सोच के मतलब खुद से फैसले लें, और उसमें ह्यूमन माइंड की हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, रिलायबल हो, एक्यूरेट हो। हेल्थ केयर के अंदर आपने देखा होगा आजकल सर्जरी भी कर रहे हैं रोबोट्स, वो देख रहे हैं तो खुद से वो सीख रहे हैं, ठीक है, और सीख के ऐसे ऐसे काम परफॉर्म कर पा रहे हैं ना 100% एक्यूरेटली, बिना किसी मतलब 0% कमी के साथ में, कि 0% एरर होता है उनके अंदर। ह्यूमंस भी एरर कर देते हैं, लेकिन अगर उनको एक चीज़ सिखा दी ना उसमें आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। इतनी आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ चुकी है। एग्रीकल्चर्स के अंदर भी हमने देखा, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ होगी, मोबिलिटी, एजुकेशन के अंदर, और ये सब के अंदर कौन सहायता कर रहा है, गवर्नमेंट सहायता कर रही है। AICRA कुछ स्टैंडर्ड सेटअप करती है, जैसे BIS स्टैंडर्ड कर रही थी ना सेटअप, उसको देखने के लिए, बैटरीज वगैरह को देखने के लिए। यहाँ पे कहा हो गया, ये रहा, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी के पैक्स कैसे होने चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए। वैसे ही AICRA का क्या काम है, एक तरह से नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को सेटअप करे, किसमें, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस के अंदर, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे ये इनका काम है।
और जो गाइसा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ये फोकस किस पे करता है बेसिकली, एआई इन ह्यूमन लाइफ्स और बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हम एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं। The aim is to develop a roadmap on how to use the AI ecosystem and startup for the benefit of the society। कि भाई जो AI का हम कैसे अपने इकोसिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारी सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो सकता है। इस तरह का हमको रोड मैप एक तरह के कुछ क्राइटेरिया डेवलप करने पड़ेंगे जिससे हमको इतनी सारी मदद मिल सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ मशीन। एक तरह से ये मशीन्स के कुछ एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, ऐसे काम कर सकता है जिसमें बेसिकली एक ह्यूमन के दिमाग की हमको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है भाई, जो काम ह्यूमंस जो हम इंसान सोच समझ के काम करें ना, वही काम आज के दिन हमारी मशीन्स कर देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ये क्या करती है ना, ये जैसे हम सोचते हैं ना उन चीज़ों को अपने आप से सोचती है, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करती है, उस चीज़ को देखती है कि इसको करना कैसा है, उसका डेटा स्टोर करती है, फिर जाके अपने एल्गोरिथम से उस काम को कर देती है। और जो ग्रीक मिथोलॉजी है पास्ट टाइम के अंदर, वहाँ पे भी इन चीज़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये बेसिकली पॉसिबल कब हुआ, हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जब पहली बार कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए जिनके अंदर डेटा स्टोर हो सकता था, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो यही सब इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। लाइक फेसबुक के अंदर आपने देखा होगा कि दोस्तों की ऐसे फ्रेंड सजेशन की लिस्ट आ जाती है जहाँ पे हमारे कुछ जाने पहचाने दोस्त होते हैं, तो फेसबुक को थोड़ी कैसे पता होगा कि भाई इन लोगों से हमारा कोई कनेक्शन हो सकता है। वो सारा का सारा काम किसका होता है, एआई का होता है, उसके कोड और उसके एल्गोरिथम का काम होता है, जहाँ से वो सोचता समझता है और उन्हीं लोगों को हमारे सामने लेके आता है या फिर उन्हीं चीज़ों को हमारे सामने लेके आता है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं। आपने देखा होगा, आप 2-4 मिनट एक चीज़ को सर्च करो, बाद में कहीं पे भी आप कुछ भी खोलोगे अपने फ़ोन के अंदर, आपको उस चीज़ की ऐड सामने दिखेगी। वो सारा का सारा काम किसका होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। ठीक है, और ये हाउ कैन एआई हेल्प इंडिया इन डेवलपमेंट प्रोसेस। अब देखो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ये कैसे मदद कर सकती है। आपने देखा ही है कि भाई जब ये इतना काम कर सकती है, अगर इसको हम कोई टास्क देंगे, कोई एल्गोरिथम देंगे, तो उसके बेस पे ये उस काम को एक्यूरेटली कर देगी। तो ये हर तरह से हमारे काम के अंदर हेल्प करने वाली है। जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, प्लान्स थे, गति शक्ति हो गया, जिसके अंदर हर एक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट क्या है ना, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही थी, उसको हर तरह से डिजिटली कनेक्ट करने की कोशिश हो रही थी। वहाँ पे भी क्या है, सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर रहा है, एआई कर रहा है कि हमको बेटर एफिशिएंसी मिले और अच्छी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मिले। ठीक है, और एक तरह का हमारे लिए आगे का रोड मैप तैयार कर रहा है। तो ये था आज की क्लास के ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं। देखो दिन के अंदर मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 ही ऐसे टॉपिक होते हैं, वरना कोई 2 से 3 टॉपिक तो डेली के रिपीट होते रहते हैं। उनके अंदर 3 से 4 दिन तक डिफरेंट न्यूज़पेपर्स उसके ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। तो ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स मैं लेट पढ़ाता हूँ इसीलिए, ताकि उनकी जो प्रॉपर जजमेंट है ना, एक दिन आके जब एंड हो जाती है तब हमारे पास उसका पूरा क्या है, सारा का सारा डेटा होता है, जो भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके बाद उसका लेक्चर बनाया जाता है। ठीक है, और प्लीज़ आप पूरा लेक्चर्स देखा कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। तो अगर किसी को चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप उसको फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। कोई सुझाव, कोई भी गलती हुई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ये थी आज की क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।